हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम इस क्लास में सीखेंगे अगले वाउचर टाइप सेल्स वाउचर के बारे में, जिसका शॉर्टकट है F8। सेल्स वाउचर हम किसके लिए यूज करते हैं, इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको हम कैसे मॉडिफाई करके अपने इनवॉइस के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वाउचर टाइप में जाके F8 की प्रेस कर देना है। सेल्स वाउचर आपके सामने होगा। इसमें हम सेल्स के सारे ट्रांजैक्शन, चाहे वो हम कैश में करते हैं या फिर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो पेटी कैश से हो, चाहे वो बैंक के थ्रू हो, आप सारे ट्रांजैक्शन को सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसमें भी आप सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड दोनों ही मोड में आप एंट्री कर सकते हैं। सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड में आप इन्वेंट्री के साथ अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। आप अगर चाहिए तो आप आइटम वाइज इनवॉइस का प्रिंट भी दे सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो आप बेसिक एंट्रीज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस सेल्स वाउचर को डिटेल में समझते हैं, कैसे हम इसे मॉडिफाई करके अपने इनवॉइस को एक नया फॉर्मेट दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हम सिंगल एंट्री मोड में है और यहाँ पे आइटम वाइज एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। आप इस मोड को पहले चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में इस एंट्री को करना सीखते हैं। सबसे पहले हम सिंगल एंट्री मोड में करेंगे, उसके बाद हम डबल एंट्री मोड में भी ये एंट्री कैसे हम कर सकते हैं उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है सेल्स वाउचर, जिसका शॉर्टकट है F8। यहाँ पे आपको सबसे पहले डेट चेंज करना है। अगर आप कोई भी डेट का इनवॉइस बना रहे हैं, सपोज आप 22 अप्रैल का इनवॉइस बना रहे हैं या 22 मई का बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले डेट चेंज करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं अपने बिल का कुछ रेफरेंस नंबर दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर पुट कर सकते हैं, या तो आप दोनों को सेम रख सकते हैं, इनवॉइस नंबर और रेफरेंस नंबर को। उसके बाद आता है कि पार्टी का नाम। आप यहाँ पे पार्टी को भी सेल कर सकते हैं। सपोज आपने कोई वेंडर को अपने माल बेचा है, तो आप उसको यहाँ पे पार्टी वाइज भी आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कैश में माल बेचा है या डायरेक्टली बैंक से माल बेच दिया है, डायरेक्टली आपके पास पैसा आ गया है जिसमें आपके पास कस्टमर की डिटेल नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पार्टी का लेजर सेलेक्ट करके या कैश मोड में या डायरेक्टली बैंक मोड से भी आप एंट्री यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कैश सेल किया है, उसका हम एंट्री पास करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैश का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ही एंटर देंगे, यहाँ पे डिस्पैच का डिटेल आएगा, जिसमें आपका डिलीवरी नोट, जिसमें आपके डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, आपने कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू उनको डिस्पैच किया है, डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ पे ऑर्डर का जो टाइप है, अगर आपने सेल्स ऑर्डर कुछ बनाया है तो उसका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, या सामने कोई कस्टमर ने आपको पीओ दिया है तो उसका आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट, कि आप 100% एडवांस के साथ काम करते हैं या 100% कैश ऑन डिलीवरी या फिर 100% एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जो भी आप मेथड यहाँ पे फॉलो करते हैं उस मेथड को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि टर्म्स ऑफ डिलीवरी, कि 30 डेज क्रेडिट पीरियड है, 25 डेज है, 1 मंथ है, 1 ईयर है। जो भी आप टर्म्स ऑफ डिलीवरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कि जिसमें समझो कोरियर का चार्जेस हम पे करेंगे या जिसमें डिलीवरी फ्री रहेगी, वो टर्म्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे कस्टमर का नाम है, तो आप यहाँ पे कस्टमर का नाम पुट कर सकते हैं। सपोज हमने कस्टमर का नाम भी लिख दिया है, एबीसी कंपनी करके हमने उसको, बट हमने उसको माल कैश में बेचा है। आप यहाँ पे चाहे तो पहले एबीसी कंपनी का बिल बुक कर सकते हैं, उसके बाद उसको कैश में रिसिप्ट दिखा सकते हैं। आप अपने काम को अगर आसान करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उसका कैश में एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे उसका बायर का डिटेल आप अंदर पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एबीसी कंपनी, इनका डिटेल हमने डाल दिया। यहाँ पे महाराष्ट्र उनका स्टेट हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर आपने विद इन स्टेट माल बेचा है तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी वो ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पे आप इसको कंज्यूमर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो आया, हमने उनको माल बेच दिया है। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन होता तो आपको उसका पूरा डिटेल्स फिल करना होता, उसका नाम, एड्रेस और उसका जीएसटी नंबर के साथ। अब यहाँ पे आता है कि हमने सेल्स किया है, कैश सेल्स 10,000 रुपीज का मैंने माल बेचा है। एबीसी कंपनी है, बट मैं डायरेक्टली उसको कैश में बिल बुक कर रहा हूँ,
तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली पार्टी के अकाउंट में कैश को सेलेक्ट करना है। अंदर बेयर की डिटेल में आपको एबीसी कंपनी डाल देना है और उसका डिटेल आपको सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि पर्टिकुलर्स में आपको सेल्स, आप सेल कर रहे हैं तो आपको सेल्स का लेजर सेलेक्ट करना होगा। आपके पास अगर सेल्स का लेजर नहीं है तो आप डायरेक्टली ऑल्ट सी करके यहाँ पे आप सेल्स का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। आपने सेल्स किया, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, सेल ऑफ आईफोन 11। मैंने यहाँ पे सेल ऑफ आईफोन 11 किया है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन अपने रिमाइंड के लिए, अपने नॉलेज के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कितना अमाउंट है उसका, 10,000। यहाँ पे हमने 10,000 रुपीज लिख दिया है। उसके बाद आप जैसे ही इस एंट्री को सेव करेंगे, यहाँ पे एक नरेशन का ऑप्शन आएगा। अगर आपको लगता है कि डिस्क्रिप्शन अलग है और मैं कुछ नरेशन भी लिख सकता हूँ रिमार्क के लिए कि मैंने कैश कौन सी पार्टी से या कौन सा कस्टमर था, कहाँ से आया, किसके रेफरेंस से आया, तो वो सब चीज मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। आप जो भी नरेशन में लिखेंगे उसके बाद आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे आपका इनवॉइस नंबर भी चेंज हो गया है। आपका जो एंट्री है उसको आप पेजअप करके वापस से उसको देख सकते हैं। आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि मैंने जो सेल्स का बिल बनाया है वो कैसे दिख रहा है, जिसमें टैक्स इनवॉइस, पार्टी का नाम, यहाँ पे देखिए बायर का डिटेल आ गया है। भले आपने कैश मोड सेलेक्ट किया है बट यहाँ पे बायर का डिटेल आपने अगर अंदर डाला है तो यहाँ पे बायर का डिटेल भी आ जाएगा। ये सेम कॉपी आप अपने कस्टमर को भी दे सकते हैं। यहाँ पे इनवॉइस नंबर, यहाँ पे डेट, यहाँ पे अगर जो भी आप टर्म्स ऑफ पेमेंट का डालते हैं तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आपने डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, डिलीवरी नोट या कुछ पीओ, कुछ भी नंबर आया हो तो वो सब आपकी चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आपने कुछ टर्म्स ऑफ डिलीवरी अलग से शो किया है कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कुछ ग्लास आइटम है, तो टेक विथ केयर आप यहाँ पे कुछ नोट भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया जो कस्टमर से और आपके जो बिजनेस के टर्म्स है वो यहाँ पे डिफाइन होते हैं। उसके बाद आता है कि आपने सेल किया है, वो सेल्स का लेजर आ गया है। यहाँ पे आपने उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया है। अभी हमने यहाँ पे जीएसटी के ऑप्शन को इनेबल नहीं किया है, तो जीएसटी और एचएसएन जो समरी हम बाद में जीएसटी का समझेंगे, उस समय हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि एचएसएन क्या होता है और हर प्रोडक्ट का एक अलग अलग एचएसएन हम कैसे उसके अंदर फीड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने एचएसएन नहीं डाला है तो इसके लिए वो कॉलम ब्लैंक आ रहा है। उसके बाद आपका अमाउंट आ गया है। नीचे अगर आप कुछ नरेशन डालते हैं तो यहाँ पे वो नरेशन भी आपकी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का ऑथोराइज सिग्नेटरी, कि अगर आप अकाउंटेंट है, आपको अगर अथॉरिटी दी है, आप खुद स्टैम्प एंड अपना साइन यहाँ पे करके कस्टमर को इनवॉइस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो था कि एक कैश मोड में डायरेक्टली आपने बिल किया कस्टमर को और उसको आप चाहे तो कॉपी दे सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड है कि वो कस्टमर मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। अब उसके बाद आता है कि यही सेम बिल, समझो यहाँ पे बिल नंबर 2 है, रेफरेंस नंबर में भी मैं 2 डालता हूँ। अब मुझे यही सेम माल मुझे क्रेडिट पे बेचना है। समझो एबीसी लिमिटेड करके एक पार्टी है जिसको आईफोन का रिक्वायरमेंट है, उसको मैंने 4 पीस आईफोन बेचे हैं क्रेडिट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उसका लेजर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने उसके बिहाफ पे कोई डिलीवरी नोट इश्यू किया है तो यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर आ जाएगा। हम डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट को भी समझेंगे कि कैसे हम डिलीवरी नोट पास करके एक सेल्स की एंट्री को डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं। अभी हमने फिलहाल कोई डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट के ऑप्शन को इनेबल नहीं किया है, इसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं समझ आएगा। फिर भी अगर आपने कुछ मैनुअली डिलीवरी नोट बनाया तो आप यहाँ पे उसका नंबर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, कि अगर आपने कुछ उसके एविडेंस में कुछ आपको डॉक्यूमेंट नंबर इशू करना है, समझो आपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजा है तो आप यहाँ पे एलआर नंबर लिख सकते हैं। डिस्पैच थ्रू, अगर आपने कुछ लॉजिस्टिक के थ्रू भेजा है तो आप यहाँ पे वो लॉजिस्टिक कंपनी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। डेस्टिनेशन, सपोज आपने उसको थाने भेजा है तो यहाँ पे डेस्टिनेशन उसका थाने आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आप बिल ऑफ लैंडिंग या एलआर नंबर आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नंबर कुछ और है तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप एलआर नंबर को भी डॉक्यूमेंट नंबर के रूप में आप यूज कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आता है कि मोटर व्हीकल नंबर, अगर आपके पास सपोज़ आपने बस में माल भेजा है या कोई ट्रांसपोर्ट में माल भेजा है, उसका अगर व्हीकल नंबर है, तो आप यहाँ पे व्हीकल नंबर भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर सामने वाले ने आपको पीओ इश्यू किया है, तो वो आप पीओ नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपने उसके बिहाफ़ पे प्रोफोर्मा इनवॉइस उनको सेंड किया है, तो उसका डिटेल भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अभी हमने सपोज़ पीओ रिसीव किया है, वो पीओ का नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद आता है कि मोड या टर्म्स ऑफ पेमेंट, यहाँ पे हमने लिख दिया 100% एडवांस पेमेंट। आप भले माल लेने आए, आप पेमेंट तुरंत कीजिए। हमने यहाँ पे लिख दिया कि 100% एडवांस पेमेंट। सपोज़ कस्टमर ने पूरा एडवांस दे दिया, इसके लिए हमने बिल पे मेंशन कर दिया है कि 100% एडवांस पेमेंट। अदरवाइज़ अगर समझो कि कस्टमर बोलता है कि हमें आप डिलीवरी दीजिए, उसके बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। 100% पेमेंट आफ्टर डिलीवरी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पेमेंट 30 डेज़ के बाद देना है, तो आप यहाँ पे वो भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं, 100% पेमेंट आफ्टर 30 डेज़ ऑफ डिलीवरी, कि वो 30 डेज़ के बाद आप पेमेंट दीजिए हमें। उसके बाद आता है कि अदर रेफरेंस, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है, तो उसका आप रेफरेंस यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि टर्म्स ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे हमने लिखा है कि फ्री शिपिंग, आपको शिपिंग फ्री देंगे, हम आपके डोर टू डोर डिलीवरी करवाएंगे, उसका हम कुछ भी चार्जेस नहीं लेंगे। या फिर आप यहाँ पे प्रिकॉशन भी लिख सकते हैं कि सपोज ग्लास आइटम है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसको आप बहुत सावधानी से लेके जाएं, या और भी कुछ चीज कि हमने इन आइटम के ऊपर आपको कुछ एडिशनल ऑफर दिया है, तो वो सब चीज भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो पर्टिकुलर जिनको आप माल बेच रहे हैं, उनका यहाँ पे बिलिंग डिटेल, उनका एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आता है कि आपने इनको भी सेल किया है। सपोज आपने इनको सेल किया है आईफोन 11 प्रो, यहाँ पे आप उनका अमाउंट लिख सकते हैं। अब सपोज आपने उनको और भी कुछ सेल किया है, तो आप या तो इसी में आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज आपने 11 आईफोन जो दिया है वो 4 पीसेस दिया है, उसके बाद आपने समझो आईफोन 11 दिया है वो 2 पीसेस दिया है, उसके बाद हो सकता है कि आपने 15 दिया हो, या अगर आप चाहते हैं कि एक ही सेल्स में आप उसकी एंट्री करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि कितने कितने पीस आपने दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग-अलग डिस्क्रिप्शन के साथ एंट्री करूं, तो आप इसको यहाँ से रिमूव करके आप डायरेक्टली उसका सेल्स एंट्री अलग-अलग भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने सेल्स अकाउंट सेलेक्ट किया जिसमें आईफोन 11 का ही रेट लिखा है मैंने। वापस से अगर मैं सेल्स अकाउंट करता हूँ, यहाँ पे मैंने 11 बेचा है, वो 2 पीस बेचा है। अब उसके बाद आता है कि मैंने सपोज एक और कुछ बेचा है, यहाँ पे मैंने आईफोन 15 सेल किया है 1 पीस। तो ये भी चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब सपोज जरूरी नहीं है कि कस्टमर आपसे एक ही चीज लेना है, आप चाहे तो उसका अलग अलग सेल्स अकाउंट क्रिएट करके उसका डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। आप चाहे तो एक में ही उसका बिलिंग करके डिस्क्रिप्शन के साथ डिटेल अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आपको कुछ नरेशन यहाँ पे लिखना है कि ये कस्टमर ने एडवांस दे दिया, ये कस्टमर ने 50% एडवांस दे दिया, ये कस्टमर ने कुछ डिलीवरी में ध्यान रखने के लिए कुछ बोला है, तो आप यहाँ पे कुछ नरेशन जो आपको याद रखने के लिए है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। आप इसका प्रीव्यू कैसे देखेंगे? सपोज ये टैक्स इनवॉइस है जिसमें हमने इनवॉइस नंबर और रेफरेंस नंबर पुट किया था, डिलीवरी नोट भी आपने अलग से मेंशन किया था, और कुछ आपने टर्म्स ऑफ डिलीवरी जिसमें आपने कौन से ट्रांसपोर्ट में माल जा रहा है, कहाँ पे माल जा रहा है, उसकी कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है, तो वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आता है कि आपने जो सेल्स अकाउंट बनाए हैं अलग अलग, जिसमें आपने 11 प्रो 11 और 15 शो किया है, जिसका वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो आपको इस प्रकार वो इनवॉइस दिखेगा। तो ये तो था कि बेसिक जो इनवॉइस आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपने कैश सेल किया है या फिर आपने डायरेक्टली बैंक में पैसा किया है, तो आप उसका इनवॉइस कैसे रेज करेंगे। अगर आपने कोई पार्टी को माल बेचा है, उसका आप इनवॉइस कैसे रेज करेंगे। अब हो सकता है कि ये पार्टी ने अपने को कुछ 50,000 रुपीज सामने पेमेंट दे दी है, तो उसका एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में लगाना होगा कि सपोज आपने सेल्स का एंट्री कर दिया है,
अब आप सामने रिसिप्ट वाउचर में इसका 50,000 रुपीज आप जमा कर सकते हैं। अभी सपोज हमने ये एंट्री को सेव किया है, यहाँ पे मैं F6 की प्रेस करूंगा। यहाँ पे मुझे रिसिप्ट हुआ आईसीआईसीआई बैंक में, एबीसी लिमिटेड, इसने 50,000 मुझे पेमेंट दे दिया है। अब यहाँ पे हमने समझा था कि एडवांस है, अगेंस्ट रेफरेंस है या न्यू रेफरेंस है। अब मुझे पता है कि जो मैंने बिल नंबर 2 इश्यू किया था उसके सामने मुझे 50,000 वो दे रहा है, तो यहाँ पे मैं अगेंस्ट रेफरेंस मैं बिल नंबर 2 सेलेक्ट कर लूंगा और 50,000 मैं उसका जमा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्मल रिसिप्ट भी जनरेट करने के लिए लिखा है, तो आप यहाँ पे वो भी चीज मेंशन कर सकते हो कि उसका कोई अकाउंटेंट आया है तो उसका आप नाम लिख सकते हो। सपोज मोहन बोथरा करके लड़का है, उसका अकाउंटेंट है, उसको भेजा है 50,000 रुपये हमें देने के लिए, तो उसने बैंक में दे दिया है। हम नाम लिख सकते हैं कि मोहन बोथरा से 50,000 रुपये हमें रिसिप्ट हुए। उसके बाद यहाँ पे मुझे नरेशन में अगर कुछ लिखना है, उसने चेक दिया है, एनईएफटी किया है, यूपीआई किया है, तो वो मोड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने नरेशन में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसको सेव कर देंगे। ये होगा वाउचर प्रिंटिंग का ऑप्शन। अगर आपको वाउचर प्रिंट भी करना है तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नो कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन आता है जो वाउचर रिसिप्ट का आता है, कि अगर हमको फॉर्मल रिसिप्ट चाहिए कि रिसिप्ट विद थैंक्स फ्रॉम मोहन बोथरा, उसका ऑफिस नंबर ये है, उसने एनईएफटी किया है और उसने 50,000 दे दिया है। आप इसका प्रिंट निकाल के एक कॉपी उनको भी दे सकते हैं और एक कॉपी हम उनका साइन करके अपने रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं। ये तो था कि एक सेल्स का प्रोसीजर, कि आपने एक क्रेडिट सेल किया है, सेल के सामने आपको कुछ कस्टमर ने अगर एडवांस दिया है तो आपने उसको बिल वाइज उसकी एंट्री भी कर दी है और उसका कॉपी भी आपने उसके साथ अटैच करके भेज दिया है। ये तो था कि हमने सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करना सीखा है, जिसमें पार्टी का नाम डायरेक्टली ऑटोमेटिक आप ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे आप अपना डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। अब अगर मुझे इसे ही सिंगल एंट्री मोड में अगर एंट्री करनी है तो मुझे उसके लिए उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। कि अगर आपको मोड चेंज करना है तो आप कंट्रोल वी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वापस से सिंगल एंट्री मोड में जाना है तो वापस से आप कंट्रोल वी प्रेस कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि अगर आप उसकी एंट्री आइटम वाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आप उसकी एंट्री सिंगल एंट्री मोड में करना चाहते हैं या फिर वाउचर वाइज आप एंट्री डबल एंट्री मोड में करना चाहते हैं। तो हमने अभी सिंगल एंट्री मोड को तो समझ लिया है, अब हम यहाँ पे डबल एंट्री मोड को समझते हैं। सपोज 3 नंबर उसका इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी हमने सेम रखा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे आप। मैंने कोई पार्टी को सेल किया है, सपोज एबीसी लिमिटेड ही है, या सपोज एक दूसरा वेंडर है ई ई करके मेरा एक डेटर्स है जिसको मैंने 50,000 रुपीज का माल बेचा है। तो आप एंट्री क्या करेंगे, ई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे पर्टिकुलर सेल्स में जो आप डबल एंट्री मोड में एंट्री करेंगे, सेम एज इट इज आपको ई को डेबिट कर देना है। ई का डेबिट करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा जिसमें बायर का डिटेल आपको फिल कर देना है। अगर आपके पास उसका प्रॉपर एड्रेस है, डिटेल्स है, तो आप यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने उसको 50,000 का माल बेचा है। यहाँ पे हमेशा जब भी आप सेल्स का बिल बुक करेंगे आपको हमेशा न्यू रेफरेंस ही सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि आप नया इनवॉइस इश्यू कर रहे हैं। न्यू रेफरेंस 3 नंबर आ गया। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने जैसे समझा था कि हम आइटम वाइज भी एंट्री कर सकते हैं और आप विदाउट आइटम भी आप एंट्री पास कर सकते हैं। अभी जब हम जो सेल्स में समझ रहे हैं वो डायरेक्टली अकाउंटिंग जो कर रहे हैं विदाउट इन्वेंट्री हम एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने इन्वेंट्री के ऑप्शन को समझा नहीं है, उसको इनेबल भी नहीं किया है। तो यहाँ पे जो बेसिक एंट्री है जो हम अकाउंटिंग के साथ कर रहे हैं इसको हम यहाँ पे हटा देंगे। जैसे ही आप एंटर देंगे वो चीज वहां से हट जाएगी। अगर आपके पास डिटेल्स है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को एंटर देके रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही आपने सेल्स अकाउंट में लिखा 50,000, ये एंट्री आपकी प्रॉपर कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आप नरेशन कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, जो भी पार्टी का डिस्पैच डिटेल है, पेमेंट टर्म्स है या कुछ आपने क्या बेचा है उसका अगर आप रिमाइंड लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी नरेशन लिख के उसको एंटर देके आप सेव कर सकते हैं। अब हम इसको वापस से बैक आके इसका प्रीव्यू देखते हैं।
आपको डायरेक्टली जो सेल्स का एंट्री आपने पास किया था एज इट इज वैसा ही फॉर्मेट होगा, बट हमने इसको डबल एंट्री मोड में किया है क्योंकि हमें सिंगल एंट्री मोड पसंद नहीं है। हो सकता है कि आप सिंगल एंट्री मोड में कंफ्यूजन हो, इसके लिए आप डबल एंट्री मोड में आपने जो एंट्री की है, बट उसका जो टैक्स इनवॉइस है वो आपको वैसा ही रिप्रेजेंट करेगा जैसा सिंगल एंट्री मोड में होता है। सब चीज आपकी एज इट इज है। टैक्स इनवॉइस, बायर की डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और नीचे जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है वो भी एज इट इज ही आपको आया है। तो ये तो था कि डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। मैंने दोनों ही टाइप की एंट्री करके देखी है, चाहे वो मुझे डायरेक्टली कैश सेल की एंट्री करनी हो या डायरेक्टली मैंने वेंडर्स को सेल किया है। उसके सामने अगर वेंडर्स ने कोई पेमेंट दिया है तो उसको मैंने वही बिल के सामने एडजस्ट करके देख लिया है। अब आप यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसके बाद समझते हैं कि जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है, ये तो था कि सेल्स वाउचर का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो डायरेक्टली आप एंट्री पास करते हैं और डायरेक्टली उसका प्रिंट देके आप कस्टमर को दे सकते हैं। बट अभी हम सेल्स वाउचर की एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के बारे में समझेंगे, जिसमें हम कैसे अपने इनवॉइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें हम कैसे वाउचर नंबर, उसमें हर लेजर के नीचे हम नरेशन और उसकी जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग है प्रिंटिंग की या वाउचर क्लास की, वो कैसे हम उसको यूज़ करके अपने इनवॉइस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमको अकाउंटिंग इन्फो, वाउचर टाइप, यहाँ पे अल्टरेशन करना होगा। यहाँ पे आपको सेल्स वाउचर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि सेल्स का नाम मुझे चेंज करना है, तो आप यहाँ पे सेल्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसका नाम टैक्स फ्री सेल्स कर दूं, तो आप यहाँ पे उसका नाम टैक्स फ्री सेल भी कर सकते हैं। ये हमने पेमेंट और रिसिप्ट में अभी तक हमने चेंज करना नहीं सीखा था क्योंकि हमें वहां पे जरूरत नहीं है। बट आपको लगता है कि सेल्स में मेरा जो बेसिक सेल्स है, क्योंकि मैंने अभी तक जीएसटी नंबर नहीं लिया है, जो भी मेरा सेल है सारा टैक्स फ्री सेल्स है, तो मुझे यहाँ पे एक सेल्स का नाम मैंने चेंज करके टैक्स फ्री सेल्स रख दिया है। उसका अगर मैं एलियास कुछ देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एलियास भी उसका दे सकता हूँ। उसके बाद आता है कि इस टाइप को आप कहाँ पे वाउचर क्लास में डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये मेरा वाउचर क्लास सेल्स के अंदर ही रहेगा क्योंकि मैं सेल्स के अंदर ही टैक्स फ्री सेल करके एक ग्रुप बना रहा हूँ। उसके बाद आता है कि मेथड्स ऑफ वाउचर नंबरिंग। अब सेल्स इनवॉइस में वाउचर नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसिप्ट पेमेंट में तो क्या आप अपनी खुद की बुक्स या फिर जो भी आपकी वाउचर की जो सीरीज है वो आप यूज करके उसको कर देते थे, चाहे वो चेंज भी हो जाती थी पीछे से, चाहे आप उसको मॉडिफाई कर सकते थे या और भी कोई रीजन हो, तो उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं आता है। जो आपका सेल्स इनवॉइस है उसमें आपकी जो सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपने वो सेम बिल आपने सामने कस्टमर को इश्यू कर दिया है। अब अगर आप पीछे से उसको चेंजेस करते हैं तो आपको या तो उसकी दूसरी कॉपी कस्टमर को वापस से भेजनी होगी या फिर आपको उसको सामने इन्फॉर्म करना होगा। इसके लिए आपको एकदम श्योर रहना है कि सेल्स इनवॉइस में आप इनवॉइस की जो सीरीज है उसको एक ही बार सेटिंग को सेव कर लें, उसके बाद आप बार बार उसमें मैनिपुलेट मत कीजिए ताकि आपके सामने जो कस्टमर है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि सपोज ऑटोमेटिक पे मैंने टिक किया है, तो ऑटोमेटिक पे टिक करने पे क्या होगा कि आपके जो इनवॉइस नंबर है डायरेक्टली ऑटोमेटिक ही आने लगेंगे। यहाँ पे भी आप अपने इनवॉइस की जो नंबरिंग है आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली आपकी खुद की बिल बुक है वही नंबर आप यहाँ पे पुट करना चाहते हैं तो वो चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेम आप अगर आपके पास मल्टी यूजर है, सपोज आपके पास 2 या 3 अकाउंटेंट है जो डायरेक्टली सेल्स की बिलिंग में ही लगे हुए हैं, तो आप उनका भी अलग-अलग यूजर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि सबसे पहले हमने ऑटोमेटिक पे टिक किया है, बट ऑटोमेटिक तो क्या है 1 2 3 4 तो अभी भी आ रहा है, तो मुझे ऑटोमेटिक करने की क्या जरूरत है। ठीक, बट यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 नहीं चाहिए, जो मेरी कैश बुक या मेरी जो सेल बुक है उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे नंबर आना चाहिए, वो ही हिसाब से मेरा चालान का जो नंबर है वो बिल के ऊपर प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसको यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग को यस करके मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मेरा जो स्टार्टिंग नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो। कोई भी बिजनेस में आप फाइनेंशियल ईयर देखेंगे, एक फाइनेंशियल ईयर से जब तक वो एंड नहीं हो जाता तब तक आपकी सीरीज कंटिन्यूस चलती रहती है। उसके बाद जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर आता है वो सीरीज वापस से जो आपने स्टार्टिंग नंबर डाला है उससे वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सपोज हमने 1 ही रखा है अभी तक,
यहाँ पे न्यूमेरिक पार्ट में हमें यहाँ पे न्यूमेरिक पार्ट में हमें कुछ नहीं फिल करना है, प्रीफिल विद जीरो भी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद आता है रीस्टार्ट नंबरिंग। जब मेरा नया फाइनेंशियल ईयर आया तब मैं चाहता हूँ कि वो नंबर ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाए, वापस वन से सीरीज स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है उसको वन ईयरली। स्टार्टिंग नंबर वन है और ईयरली मतलब वो जैसे ही एक साल खत्म होगा, मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, वापस से वो स्टार्टिंग नंबर वन पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कि मुझे प्रीफिक्स सेट करना है। यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पे मैंने डाला 1 अप्रैल 2023। अब यहाँ पे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में क्या होगा कि आपकी कोई चालान की बुक पड़ी है, आप वही चालान को आप यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उसको प्रीफिक्स में सेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मेरा जो सेल्स है वो टैक्स फ्री सेल्स है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टैक्स फ्री सेल्स। उसके बाद मैंने एक स्लैश लगा दिया है कि सपोज मेरा जो सीरीज है वो तो कंटिन्यूस चलता रहेगा, क्योंकि मैंने नंबरिंग में ऑटोमेटिक सेट कर दी है। तो आपका कोई भी बिल में कहीं पे मिस्टेक होने की चांस नहीं रहेगी कि एक ही बिल दो बार जनरेट हो गया हो, या फिर आपको कस्टमर को वापस से कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं सफिक्स। अब सेल्स इनवॉइस में क्या है कि आपने जो आपका कंपनी का बिल बुक था उसका आपने नाम दे दिया है, सीरीज है वो आपकी बिल बुक की भी वही रहेगी जो आपका इनवॉइस नंबर की रहेगी। बट अब आप चाहते हैं कि सफिक्स मतलब आप पीछे कुछ अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा चल रहा है उस चीज को भी आप मेंशन करें, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी वो बिल देखूं तो मुझे पता रहे कि ये कौन से फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है। यहाँ पे मैंने डेट डाला है और सफिक्स में मैंने वापस स्लेस लगा के 2023 24 लिख दी है। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे F8 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम हमने चेंज कर दिया है टैक्स फ्री सेल्स, जो आपको यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट होके दिख रहा है। यह अभी तक हमने कोई भी वाउचर में चेंज नहीं किया था, बट यहाँ पे हम करके इसके लिए देख रहे हैं कि हमारा अभी टैक्स फ्री सेल्स है। आगे जाके हम अगर जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो मैं यहाँ पे जीएसटी सेल्स भी एक वाउचर क्रिएट कर सकता हूँ अलग से। तो यहाँ पे था कि टैक्स फ्री सेल्स। अब जो हमारा जो सीरीज नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। जो हमने प्रीफिक्स सेट किया था टीएफएस, ये टैक्स फ्री सेल्स की सीरीज है जो 1 2 3 4 ऐसा कंटिन्यूस चलती रहेगी। हमने ऑलरेडी 3 बिल बना लिए थे, इसके लिए यहाँ पे जो अगला नंबर आया है वो 4 नंबर है। और यहाँ पे लास्ट में हमने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया था जो 23 24 है। अब यहाँ पे आप एंट्री वैसे ही करेंगे जैसे आप अभी तक करते थे, बट हमने इसके एक फॉर्मेट में चेंज किया कि इनवॉइस नंबर की सीरीज मेरी ये ही चलनी चाहिए। अब दूसरा हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपने टैक्स फ्री सेल में इसको अगर आप मैनुअल ओवरराइड करते हैं, ये बोल रहा है कि चेंजिंग द मेथड ऑफ वाउचर्स नंबरिंग विल अफेक्ट वाउचर नंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे क्या होता है कि आपने एक बार अगर उसकी सेटिंग को ऑटोमेटिक सेट कर दिया है, अब अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक विथ मैनुअल ओवरराइड, कि मतलब मैं जहां से नंबर दूं वो नंबर से अगला नंबर स्टार्ट होना चाहिए, तो उसके लिए ये एक पॉपअप आया कि आपकी जो ऑटोमेटिक की जो सीरीज है वो सब चेंज हो सकती है, बट वहां से वो नंबर नहीं हटेगा, नंबर उसका वो ही रहेगा। बट आपको यहाँ पे एक वॉर्न कर रहा है कि उनके नंबर डायरेक्टली मैनुअल पे चला जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही उसको यस करेंगे तो ये सेटिंग सारी चेंज हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलती हो सकती है तो इस ऑप्शन को आप नो रख सकते हैं। बट अभी हम समझते हैं कि ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, मैंने इस ऑप्शन को यस कर दिया है और इसको मैंने सेव कर दिया है। जैसे ही मैं सेव करूंगा यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में आया, यहाँ पे आपका जो सीरीज है वो डायरेक्टली टीएफएस, यहाँ पे 1 नंबर आपका जो सीरीज है वो आ गया, और जो आपका बिल नंबर है और उसके बाद जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पे आ गया है 23 24। अब मुझे ये देखना है कि जो मैंने पीछे जो बिल बनाए तो उनका नंबर भी ऑटोमेटिक वन पे चला गया है। ये भी वन हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे ये भी वन हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे ये भी वन हो गया। इसके लिए आपको बहुत ही सावधानी से आपको कोई भी फीचर आप अगर यूज करते हैं तो उसका आप इफेक्ट देखना कि कहीं पे आपके बिल की सीरीज या कहीं इनवॉइस नंबर में उसका इफेक्ट ना आए। अदरवाइज क्या होगा कि आपने यहाँ पे 3 नंबर बिल ऑलरेडी आपने पार्टी को इश्यू कर दिया था, बट अगर आपने उसकी सीरीज वापस से चेंज कर दी है तो ये आपके लिए भी नुकसान हो सकता है।
तो इसके लिए आप मेक श्योर हो जाएं कि कहीं पे इनवॉइस वाइज में कहीं पे आपकी गलती ना हो। अभी हमने यहाँ पे टैक्स फ्री सेल्स करके एक नया वाउचर क्लास उसको मॉडिफाई किया था। यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड किया था। अब यहाँ पे प्रिवेंट डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि जब तक आप सारी एंट्रीज डिलीट नहीं कर देंगे तब तक ये ऑप्शन यहाँ पे डुप्लीकेट का नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डे बुक में जाके आपकी जो भी सेल्स की एंट्री है आपको उनको सबको डिलीट करना होगा। सपोज हमने इनको डिलीट कर दिया है। ये हम डिलीट इसके लिए कर रहे हैं ताकि हम वो ऑप्शन को समझ सकें, बट आपको एक ही बार उसकी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग को चेंज करना है जिससे आपके बार बार इनवॉइस नंबर पे कहीं पे इफेक्ट ना आए। ये सब एंट्रीज को मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन पे प्रिवेंट डुप्लीकेट पे आ गया हूं क्योंकि हमने सब एंट्रीज वहां से हटा दी है। प्रिवेंट डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है कि आप कोई भी एक नंबर को बार बार आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन आया, इसको भी मैं यस कर सकता हूँ। जो सेम चीज आपने ऑटोमेटिक में डाला है वो सेम चीज आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि कुछ और मुझे मॉडिफाई करना है तो आप अभी ही इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको सेव कर सकते हैं। इसकी सेटिंग आपकी सेव हो गई है। आप इसके वाउचर क्लास को देख सकते हैं, अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पे F8 की प्रेस करके आपका जो सीरीज है वो मैनुअल आ गया है। अब आप इसको अपने हिसाब से कंटिन्यूस कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे 1 नंबर इनवॉइस रखा, यहाँ पे पार्टी का नाम हमने सेलेक्ट किया है ABC लिमिटेड। यहाँ पे डिटेल्स हम फिल कर सकते हैं। अब ये आइटम वाइज इनवॉइस मोड हो गया, इसको मुझे वापस से चेंज करना है तो यहाँ पे मैं अकाउंटिंग इनवॉइस इसमें मैं टिक करूंगा तो ये इन्वेंट्री मोड से डायरेक्टली इनवॉइस मोड पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपने प्रीफिक्स सफिक्स सेट किया था वो आ गया है, नंबर वो मैनुअली आ गया है। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पे कोई सीरीज डाल दी है तो नेक्स्ट जो आप बिल बनेंगे तो उसके आगे की ही सीरीज यहाँ पे आएगी। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टैक्स फ्री सेल या सेल का कोई भी इनवॉइस रेज करें तो उसमें इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक ही सेट रखें ताकि आपका भी जो इनवॉइस नंबर है वो एक नंबर दो बार नहीं बने और कहीं पे उसमें मॉडिफाई नहीं हो, ताकि आपको कस्टमर को वापस उसका बिल का कॉपी भेजने की जरूरत नहीं पड़े। फिर भी हम यहाँ पे समझते हैं कि ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड जो वाउचर नंबर सीरीज है वो कैसे काम करती है। यहाँ पे मैंने पार्टी का नाम सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैंने उसकी बेसिक डिटेल्स फिल कर दी है। यहाँ पे सेल्स अकाउंट, यहाँ पे मैंने उसको 40,000 रुपीज का सेल किया है। मैंने जैसे ही एंट्री सेव की यहाँ पे उसका नंबर आ गया है 2 नंबर जो ऑटोमेटिक आ गया है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो 2 नंबर आ रहा है उसको मैं चेंज करके 5 नंबर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने वापस से एक ई करके डेटा से उनको मैंने सेल्स का बिल रेज किया है और इस एंट्री को मैं सेव कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि आपने अभी तक 2 ही इनवॉइस बनाए, तो मेरा थर्ड नंबर जो इनवॉइस है उसका सीक्वेंस आना चाहिए 3 नंबर, जबकि यहाँ पे आपका बिल नंबर आ रहा है 6, क्योंकि आपने बीच में 2 या 3 इनवॉइस आपने छोड़ दिए थे। आपने लास्ट इनवॉइस जो बनाया 5 नंबर, तो डायरेक्टली उसका अगला सीक्वेंस यहाँ पे वो ऑटोमेटिक कैच करेगा। इसका मतलब होता है कि ऑटोमेटिक विथ मैनुअल ओवरराइड कि आप मैनुअली यहाँ पे जो भी फिल करेंगे उसके नेक्स्ट जो बिल नंबर है वो यहाँ पे आपका पुट होना चालू हो जाएगा। ये तो था कि ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। इसके लिए हम इस ऑप्शन को नहीं यूज करते हैं। आपको हमेशा ये ही ध्यान रखना है कि जो भी मेरा सेल्स बिल है उसमें मैं हमेशा सीक्वेंस ऑटोमेटिक ही रखूं, भले आप उसमें प्रीफिक्स सफिक्स को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम गए टैक्स फ्री सेल में, यहाँ पे मैंने इसको वापस से चेंज कर दिया ऑटोमेटिक। ये वापस से एक अपने को एक वार्निंग मैसेज देता है कि चेंजिंग द मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग विल इफेक्ट वाउचर नंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस। कि ये कह रहा है कि आपने अगर यहाँ पे कोई भी मेथड को चेंज किया है तो आपके जो एग्जिस्टिंग बिल बने हुए हैं सेल्स में वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। आप जैसे इस ऑप्शन को यस करेंगे, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यस करेंगे, उसको सेव करके बाहर आके देखेंगे हमारे सेल्स बिल में क्या चेंजेस हुआ है। जैसे ही मैं सेल्स के बिल में देखूंगा तो उसका नंबरिंग ऑटोमेटिक आ गया 1 और 2, जबकि हमने यहाँ पे नंबर दिया था 1 एंड दूसरे बिल में हमने नंबर दिया था 5। तो ये ऑटोमेटिक अपनी सीरीज पकड़ के उसको 1 और 2 में कन्वर्ट कर देती है। ये ताकि जो पॉपअप आया था कि डायरेक्टली उनको इफेक्ट कर सकती है, ये यहाँ पे बिल नंबर उनका चेंज कर देगी।
अब आप जैसे ही यहाँ पे नया बिल बनाएंगे तो उसका सीक्वेंस नंबर आएगा 3। तो ये कंटिन्यूअस लाइन से ही चलेगा और हमें यही ध्यान रखना है कि इसको हम ऑटोमेटिक ही यूज करें। उसके बाद ऑप्शन आता है कि यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर्स। ये हमने समझा था कि वो इफेक्टिव डेट्स, जो डेट से हमारा वो वाउचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आपने एंट्री 5 दिन पहले कर दी हो, लेकिन उसका इफेक्ट आज आना चाहिए, तो हम दोनों डेट को सेपरेट वहां पे मेंशन कर सकते हैं। यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर, इस ऑप्शन को अगर मैं यस करता हूं, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया है। अब जैसे ही सेल्स की एंट्री पास करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पे F8 की प्रेस करेंगे, यहाँ पे सेल्स का वाउचर आ गया है। अब जैसे ही डेट का ऑप्शन लेके आएंगे, यहाँ पे डेट ऑफ वाउचर है 2 अप्रैल 2023 और मेरा इफेक्टिव डेट, वो मेरा ऑर्डर है 10 अप्रैल का। तो यहाँ पे मैंने इफेक्टिव डेट डाल दी है। यहाँ पे आप चाहे तो रेफरेंस नंबर 3, यहाँ पे ABC लिमिटेड जो मेरा कस्टमर है उसके आप यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हैं। सेल्स अकाउंट, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। यहाँ पे 40,000, यहाँ पे मैंने इस एंट्री को सेव कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये मैंने एंट्री सेव कर दी है, जिसका मैंने डेट भी डाल दिया है और इसका इफेक्टिव डेट भी यहाँ पे पुट कर दिया है। अब हमने वो एंट्री को सेव कर लिया है। अब उसका इफेक्ट हम देखने के लिए हम सबसे पहले सेल्स रजिस्टर में जाते हैं। जो एंट्री हमने पास की थी कि हमने जो बिल डेट दी है वो 2 अप्रैल दी है और इफेक्टिव डेट दी है वो 10 अप्रैल दी है। अब इसका मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि सपोज आपने जो उनसे ऑर्डर लिया वो 2 तारीख को लिया है, बट आपको डिलीवरी में कुछ टाइम लग सकता है, या कस्टमर ने बोला है कि हमें ये माल आप 10 दिन के बाद भेजें या आप 10 अप्रैल को भेजें। तो मैंने उसका इफेक्टिव डेट भी यहाँ पे 10 अप्रैल सेट कर दिया है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पेमेंट के लिए फॉलो अप करेंगे तो कस्टमर को आप बोलेंगे कि हमने तो 2 तारीख को बिल रेज कर दिया था, जबकि आपका माल ही 10 तारीख को मिला हमें। तो 10 तारीख से आपका क्रेडिट पीरियड स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हमने उसको इफेक्टिव डेट यहाँ पे पुट किया है कि वो इफेक्टिव डेट जो 10 तारीख से स्टार्ट हो और उससे हम पेमेंट के लिए फॉलो अप करें वो भी 10 तारीख से ही स्टार्ट हो। इसके लिए हमने उसका बिलिंग डेट और इफेक्टिव डेट दोनों को अलग अलग यहाँ पे पुट किया है। अब आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि आप कस्टमर का बिल बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक उसका न्यू रेफरेंस आएगा कि उसका कौन सा बिल है और यहाँ पे ड्यू डेट और क्रेडिट डेज। यहाँ पे हमने अभी तक कुछ क्रेडिट पीरियड सेट नहीं किया है, बट यहाँ पे आप फिर भी देख सकते हैं कि ड्यू डेट इसकी स्टार्ट हो रही है 10 अप्रैल 2023 से, कि 10 अप्रैल से ही इसकी ड्यू डेट स्टार्ट होगी और उसके बाद ही जो भी हमने टर्म्स दिया 30 डेज का, 45 डेज का, वो डेट से स्टार्ट होके अपने को पेमेंट मिलेगा। सपोज यहाँ पे मैंने अभी तक इनके लेजर में नहीं सेट किया है, बट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 30 डेज। तो यहाँ पे जो 30 डेज है वो 2 अप्रैल से 2 मई होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 10 अप्रैल से 10 मई हो रहा है। ये यूज होता है इफेक्टिव डेट्स का, कि अगर आपने कोई मटेरियल का ऑर्डर लिया है, हो सकता है कि उसको आपको डिलीवरी करने में 7 दिन का टाइम लग जाए, 5 दिन का टाइम लग जाए, तो आप यहाँ पे इफेक्टिव डेट उसकी डाल सकते हैं, ताकि कस्टमर आपको वापस से नहीं बोले कि आपका मटेरियल ही 10 दिन बाद मिला और आप अभी 20 दिन में पेमेंट लेने के लिए आ गए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज इफेक्टिव डेट्स, कि जो मेरा बिलिंग डेट से अलग होगा। सपोज वो 2 दिन का भी हो सकता है, सपोज वो 1 मंथ का भी हो सकता है, सपोज वो 3 मंथ्स का भी हो सकता है। वो आपके बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि इसका इफेक्टिव डेट क्या होना चाहिए। अब हम इस एंट्री को सेव कर देते हैं। तो ये तो था यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर, कि आप कैसे अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और कब उसका इफेक्ट देना है, वो डेट हम यहाँ पे अलग से मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है कि मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल वाउचर टाइप। ये हम यहाँ पे समझेंगे कि इस वाउचर टाइप का इफेक्ट क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आता है। इस ऑप्शन को मैंने यस किया, मैं जैसे ही सेव कर देता हूँ। अब बाहर आके अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पे आप जैसे ही सेल्स की एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल का वाउचर आ गया है। यहाँ पे आपको बिल नंबर दिख रहा है, बिल नंबर का सीरीज है 4। यहाँ पे मैंने एक एंट्री पास किया है, एबीसी लिमिटेड को मैंने सेल्स किया है। यहाँ पे मेरा जो बिल नंबर 4 है वो यूज हो रहा है। यहाँ पे मैंने उनको 10,000 का माल सेल किया है, एंट्री सेव हो गया है। बट यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री पे भी ऑटोमेटिक बिल नंबर उसका 4 आ गया है। अब आप ये देखेंगे कि वो एंट्री सेव ही नहीं हुई, जबकि वो एंट्री आपकी सेव है।
उस पे भी बिल नंबर 4 आ रहा है। बट नेक्स्ट बिल है वो भी बिल नंबर 4 इसके लिए आ रहा है क्योंकि इस बिल का इफेक्ट कहीं पे भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं गया है। आपने इसको केवल एक रिमार्क के लिए यहाँ पे सेव करके रखा है कि मैं कभी इन फ्यूचर मुझे देखना होगा ये बिल, तो उस बिल का जब भी मेरे पास अप्रूवल आएगा मैं उसकी डेट चेंज करके उसको एज ए रेगुलर कर दूंगा। और इसका डेट सपोज मैंने 5 अप्रैल कर दी है और मैं इसको सेव कर देता हूं। अब यहाँ पे वो देखिए बिल नंबर यूज हो गया है क्योंकि मैंने उसको ऑप्शनल से हटा के उसको रेगुलर कर दिया है। अब यहाँ पे मैं वापस से 5 नंबर बिल की एंट्री करता हूँ। ई नंबर डेटर से जिसको मैंने सेल्स किया है 50,000 रुपीज का। यहाँ पे मेरा जो 5 नंबर सीक्वेंस है वो अभी भी यूज नहीं हुआ है क्योंकि वो एंट्री एज ए ऑप्शनल सेव हुआ है। आप सेल्स रजिस्टर में भी आप आके देखेंगे तो आपको वो एंट्री यहाँ पे नहीं दिखाएगी। आप देखेंगे कि मैंने 5 नंबर एंट्री पास किया है बट यहाँ पे आपकी वो एंट्री नहीं रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि उसका बिजनेस में कहीं पे भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब आप अगर चाहते हैं कि वो एंट्री मैं वापस से कैसे देखूं, उसको मैं कैसे ऑप्शनल से रेगुलर में कन्वर्ट करूं, तो आपको उसके लिए डायरेक्टली डे बुक में आ जाना है। या तो आप यहाँ पे वो डेट पुट कर सकते हैं जो डेट को आपने बिल बनाया, या फिर आप यहाँ पे सारे सेल्स के जो बिल है वो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो जिसमें आपके सारे बिल्स चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो रेगुलर हो वो सब आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप इस बिल को ओपन करके आप इसको रेगुलर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी इसमें अपने को अप्रूवल नहीं मिला है तो आप इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं। एक तो तरीका था कि आप डे बुक में जाके आप ऑप्शनल वाउचर को फाइंड कर सकते हैं, बट आपको चाहिए कि अब मुझे पता नहीं है कि वो कौन सी डेट में मैंने बुक किया है, वो सेल्स में बुक हुआ है या परचेज रजिस्टर में बुक हुआ है या रिसिप्ट वाउचर में बुक हुआ है। उसके लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको टिक करना है। यहाँ पे आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शनल वाउचर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जितने भी ऑप्शनल वाउचर बनाए चाहे वो सेल्स में हो, आपको डेट नहीं पता हो या वो कोई भी दूसरे वाउचर क्लास में सेव हो गया, तो यहाँ पे सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। आप इसको ओपन करके आप चाहते हैं तो उसको डायरेक्टली ऑप्शनल में से हटा के उसको आप एंट्री को सेव कर सकते हैं। तो वो एंट्री आपकी ऑप्शनल में से हट के रेगुलर जहाँ पे भी उसका इफेक्ट आना होगा वहां पे वो इफेक्ट आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं DAS करके हम सेल रजिस्टर में आ गए तो सारी एंट्रीज यहाँ पे कंप्लीट आ गई है। अब आप जैसे ही यहाँ पे नया इनवॉइस बनाएंगे उसका सीरीज ऑटोमेटिक 6 आ जाएगा। तो ये तो था कि हमने इसको अगर ऑप्शनल किया है, जब तक हमको अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक मुझे वो एंट्री चेंज नहीं करनी है, तब तक आप उसको एज ए ऑप्शनल सेव रख सकते हैं ताकि उसका कहीं पे इम्पैक्ट नहीं पड़े। उसके बाद आता है कि हम ये ऑप्शन को अभी नो कर देते हैं। उसके बाद आता है कि अलाउ नरेशन इन वाउचर्स। अब हर वाउचर में आपको नरेशन की सुविधा दी है। आप कोई भी एंट्री आप पास करते हैं तो उसका एक रिमार्क नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं। बट यहाँ पे आता है कि प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर्स। इसको भी आप यस कर देंगे। आप लेजर के साथ एक डिस्क्रिप्शन तो वैसे भी आप लिख सकते हैं, बट डिस्क्रिप्शन के साथ अगर आपको चाहिए कि मुझे पर्टिकुलर लेजर का नरेशन भी वहां पे मेंशन करना है तो आप वो भी चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन को यस करके आप एवरी लेजर के नीचे आप अपना नरेशन पुट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन। अब आपको चाहिए कि डायरेक्टली मेरा जो सेल्स लेजर है उसमें डायरेक्टली या तो मेरा बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है या फिर पर्टिकुलर मुझे चाहिए कि फिक्स करना है कि मेरे कैश की सेल बहुत ज्यादा होती है, तो मैं यहाँ पे जो वाउचर क्लास है उसमें डायरेक्टली कैश के लेजर को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद अगर कोई वेंडर आया तो उसके नाम का मैं बिल बना देता हूँ। तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन को यस कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज करने के लिए आते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको लेजर पूछता है। तो हम सबसे पहले सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि आप टैक्स क्लास को अल्टर कर सकते हैं, बट अभी तक हमने टैक्स डिफाइन नहीं किया है, इसके लिए आप इसको 100% पे ही रखते हैं, इसको अल्टरेशन नहीं कर सकते हैं। राउंडिंग मेथड अभी हम कुछ नहीं यूज करते हैं और हम एक रेगुलर एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज। यहाँ पे लीगल नेम में आप सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एज कि आप वो वैल्यू कैसे देना चाहते हैं, तो एज यूजर डिफाइंड वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ। अगर वो जीरो हो तो वो डायरेक्टली अमाउंट या फिर वो नाम वहां से हट जाए।
उसके बाद सपोज यहाँ पे हमने एक राउंडिंग ऑफ का लेजर लिया है, वो हम यूज करेंगे कि एस टोटल अमाउंट राउंडिंग, कि मतलब वो नॉर्मल राउंडिंग अगर वो 50 पैसा के ऊपर होगा तो उसको डायरेक्टली 1 रुपीज में कन्वर्ट कर देगा। अगर वो 50 पैसा के नीचे होगा तो उसको 1 रुपए कम से उसको नॉर्मल राउंडिंग कर देगा। अगर वहां पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, सपोज हमने 450 रुपए का ही बिल बनाया तो इसमें कहीं पे राउंडिंग ऑफ नहीं है, तो वो राउंडिंग ऑफ के लेजर को वहां से रिमूव कर देगा एंट्री सेव होने के बाद। इस ऑप्शन को हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो चलिए अब उसका इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले मैं अकाउंटिंग वाउचर में गया। यहाँ पे जैसे ही आपने सेल्स की एंट्री ओपन की है, डायरेक्टली सेल्स अकाउंट और राउंडिंग ऑफ का लेजर ऑटोमेटिक आ गया है। अब आपको यहाँ पे पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है। सपोज हमने एबीसी लिमिटेड को माल बेचा है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली सेल्स में अमाउंट ही पुट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे 10,000 पुट किया तो राउंडिंग ऑफ में कुछ आएगा नहीं। इस एंट्री को आप सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप पेजअप करके इस एंट्री को देखेंगे तो राउंडिंग ऑफ का लेजर वहां से रिमूव हो गया है। राउंडिंग ऑफ का लेजर इसके लिए रिमूव हो गया क्योंकि वहां पे जीरो वैल्यू थी, तो हमने वहां पे एक ऑप्शन को इनेबल किया था कि अगर जीरो वैल्यू हो तो वो वहां से रिमूव हो जाए। रिमूव इफ जीरो वैल्यू, इसके लिए यहाँ से वो ऑप्शन यहाँ से हट गया है। अगर आपने यहाँ पे 10,000.50 पैसा अगर आपने यहाँ पे दिया होता और आपने यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का लेजर सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक उसमें इनवॉइस राउंडिंग हमने अपवर्ड, मतलब हमने नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट किया था तो इसके लिए वो 50 पैसे के ऊपर है तो 1 रुपया अप की ओर चला गया, मतलब 10,001 का इनवॉइस बन गया है। वैसे ही अगर यहाँ पे 10,000.48 होता, यहाँ पे इनवॉइस ऑटोमेटिक डाउनवर्ड की ओर चला जाता। तो ये 0.48 पैसा डाउनवर्ड की ओर चला गया है। इस एंट्री को आप सेव कर सकते हैं। अब आप अगर इसको पेजअप आके देखेंगे तो वो राउंडिंग ऑफ का लेजर वहीं पे है क्योंकि इसमें अमाउंट जीरो नहीं हुआ है। जैसे ही आप इस अमाउंट को जीरो कर देंगे, ये लेजर बाय डिफॉल्ट यहाँ से हटा के आपके इनवॉइस को क्लीन कर देगा। तो ये तो ताकि हम डिफॉल्ट अकाउंटिंग इसके लिए सेट करते हैं कि ताकि हमारा काम इजी हो जाए। मुझे यहाँ पे केवल पार्टी का नाम ही सेलेक्ट करना रहे, कैश या बैंक जो भी पार्टी का नाम है। डायरेक्टली सेल्स में मैंने 5,000 का अमाउंट डाल दिया है, राउंडिंग ऑफ कुछ है नहीं, ये मैंने जीरो कर दी है। अगर सपोज यहाँ पे मैंने आईसीआईसीआई बैंक का डिटेल डाला है, सेल्स मेरा हुआ 4050.48, तो ऑटोमेटिक राउंडिंग ऑफ में अमाउंट आ गया है। अब सपोज 4050.52 होता तो ऑटोमेटिक राउंडिंग ऑफ में अपवर्ड की ओर अमाउंट चला गया है। इस एंट्री को आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि यहाँ पे अगर मुझे प्रिंट वाउचर करना है, अब क्या होगा कि सपोज आप जैसे बिल एंट्री करेंगे वो बिल तो सेव हो जाएगा, बट आपको प्रिंट के लिए हर टाइम आपको कमांड सेट करनी होगी क्योंकि सेल्स इनवॉइस है उसका तो आपको प्रिंट निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग के ऑप्शन को यस कर देना है। जैसे ही आप एंट्री सेव करेंगे डायरेक्टली आपके प्रिंटिंग का ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर सपोज कोई बिल का आपको प्रिंट नहीं देना है तो आप उस ऑप्शन को नो कर दीजिए, अदरवाइज आप चाहते हैं तो उसको यस करके प्रिंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आता है यूज फॉर द पीओएस इनवॉइस। अब यहाँ पे ये जाने नहीं देगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इस वाउचर क्लास में एंट्रीज कर दी है। या तो आपको पहले वो सब एंट्रीज को हटाना पड़ेगा या फिर आपको उनको डिलीट करके यहाँ पे वापस से कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग को चेंज करना होगा, तब आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग क्या होती है कि आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे, या कुछ आप डीमार्ट या ऐसा कुछ सुपरमार्केट में आप जाते हैं तो वहां पे एक आपको इनवॉइस बड़े से पेज में नहीं देते हैं, वो एक छोटी सी रिसिप्ट के टाइप में आपको इनवॉइस देते हैं। तो वो अगर आपको फॉर्मेट अपने ही प्रिंट एरिया में सेट करना है तो आपको यूज फॉर पीओएस इनवॉइस यस करना होगा। उससे आपका क्या होगा कि जो आपका बिल A4 साइज में आपका निकलता था वो एक छोटी सी स्लिप में आपका इनवॉइस निकल जाएगा, वो आप कस्टमर को दे सकते हैं। उस पे भी सेम वही चीज प्रिंट होगी जैसे टैक्स इनवॉइस, कस्टमर की डिटेल, हमने क्या प्रोडक्ट या आइटम उनको सेल किया है, उसके बाद हमने कुछ रिमार्क लिखा है, बट एक उसके फॉर्म को छोटा कर देता है, उसको हम बोलते हैं यूज फॉर पीओएस इनवॉइस। उसके बाद आता है कि डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही मैं एक इनवॉइस प्रिंट करता हूं तो उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ आता है या फिर ओनली इनवॉइस लिखा हुआ आता है या सर्विस इनवॉइस लिखा हुआ आता है। तो वो कैसे आता है, अगर मुझे उसको बाय डिफॉल्ट फिक्स कर देना है, सपोज यहाँ पे हमारा टैक्स फ्री सेल है तो मुझे टैक्स इनवॉइस बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने
प्रिंट टाइटल में सेट कर दिया ओनली इनवॉइस, कि वो डायरेक्टली इनवॉइस ही लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो बिल बुक है उसके ऊपर मेरा कंपनी का बैंक का डिटेल भी आ जाए, जिससे क्या होगा कि कोई भी कस्टमर को बिल जाता है उनको हम बोल सकते हैं कि आप हमारे बैंक डिटेल पे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको हर बार उनको अपनी डिटेल्स भेजने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे अपनी डिफॉल्ट बैंक, सपोज आपकी आईसीआईसीआई बैंक है या एचडीएफसी बैंक, जो भी आप जिस अकाउंट में आप कस्टमर का पैसा लेना चाहते हैं वो डिफॉल्ट आप यहाँ पे सेटिंग करके बिल के ऊपर डायरेक्टली उसको प्रिंट कर सकते हैं। सपोज हमने आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो उसके लिए आपको मेक श्योर होना है कि यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की सारी डिटेल्स आपने एक्यूरेट डाल दी है। तो इसको आपको चेक करने के लिए आपको डायरेक्टली लेजर में अल्ट्रेशन करना है, अकाउंटिंग इन्फो लेजर, और यहाँ पे अल्ट्रेशन आईसीआईसीआई बैंक। अब यहाँ पे आपने सारी बैंक की डिटेल डाली है, वो मेक श्योर हो जाए कि आपने जो डिटेल डाली है वो एकदम करेक्ट है, कहीं पे उसमें मिस्टेक नहीं है। अदरवाइज आपका कस्टमर पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट फेल्ड हो सकता है या फिर दूसरे के अकाउंट में जा सकता है। तो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट बैंक को आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट किया है, बिल के ऊपर यही बैंक प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद आता है कि डिफॉल्ट जुरिडिक्शन, कि अगर आप यहाँ पे कुछ जुरिडिक्शन, कि सपोज दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, या कुछ आप जुरिडिक्शन यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी आप चाहते हैं आप यहाँ पे बिल के नीचे एक फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। सपोज जैसे हम कोई बिल ओपन करते हैं, इसका हम प्रीव्यू देखते हैं। तो अभी तक हमने कोई जुरिडिक्शन सेट नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पे आ रहा है दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, जो हर सिस्टम में बाय डिफॉल्ट टैली देता है। अगर मैं यहाँ पे जुरिडिक्शन सेट कर देता हूँ, सपोज हम महाराष्ट्र स्टेट में है, तो मेरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो जुरिडिक्शन है उसके हिसाब से मैंने ये इनवॉइस रेज किया है। हो सकता है कि केरला का अलग हो, गुजरात स्टेट का अलग हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज पर महाराष्ट्र जुरिडिक्शन मैंने इनवॉइस रेज किया है। अब आप इसको जैसे ही आप सेव करेंगे, आपका जो भी बिल है उसको आप रीओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो आपने इनवॉइस रेज किया है उसके ऊपर सब्जेक्ट टू महाराष्ट्र जुरिडिक्शन, कि मतलब ये जो बिल है वो एज पर सब्जेक्ट टू महाराष्ट्र जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो ये होता है जुरिडिक्शन का काम, कि यहाँ पे आप चाहे तो इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कॉमन है, ऐसा कुछ है नहीं कि महाराष्ट्र स्टेट में अलग है तमिलनाडु में अलग है, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि सेट या अल्टर डिक्लेरेशन, जो आपको इनवॉइस के में यहाँ पे डिक्लेरेशन शो होती है, अगर आपने उसको नो किया है तो वहां पे कोई भी डिक्लेरेशन शो नहीं होगा। आपको अगर शो करवाना है तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। जो भी एक डिस्क्राइब फॉर्मेट है टैली का, उसके हिसाब से आपको वहां पे कुछ डिक्लेरेशन दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इसको अपने बिजनेस के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज आप गुड्स की जगह आप सर्विस में डील करते हैं, तो आप यहाँ पे वर्ड गुड्स को रिमूव करके यहाँ पे सर्विसेज यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं तो आप मॉडिफाई करके इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस सेटिंग को सेव करता हूँ, अभी तक आपको जो पुराने इनवॉइस है उसमें आपको कोई भी डिक्लेरेशन नहीं शो हो रहा था। अब मैं जैसे ही इस ऑप्शन को वापस से रीप्रिंट करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया है। ये देना इसके लिए बेटर है कि आपने डिस्क्लोज किया है कि इनवॉइस का जो एक्चुअल प्राइस है वही शो हो रहा है, जो हमने गुड्स या सर्विस इसमें मेंशन किया है उसका हमने एक्चुअल प्राइस ही शो किया है, हमने कोई भी इसमें फेर बदल नहीं की है। सपोज वो चाहे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर चाहे वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हमने एक्चुअल यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है जो डिक्लेयर करता है कि मेरा जो भी बिल का वैल्यू है वो एक्चुअल है और ये ट्रू एंड करेक्ट है। ये काम करता है डिक्लेरेशन। अगर आप इसको चाहे तो यस कर सकते हैं तो ये प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज आप चाहते हैं तो इसको नो रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि सबसे मेन नेम ऑफ क्लास। यहाँ पे आता है कि आप सेल्स की एंट्री करते हैं, वो कैश मोड में भी करते हैं, आप बैंकिंग मोड में भी करते हैं और डायरेक्टली कस्टमर के मोड में भी करते हैं। आपका जो टैक्स फ्री सेल है, आपका हो सकता है 5% कैटेगरी का भी सेल है, आपका 12% कैटेगरी का सेल है, आपका 18% कैटेगरी सेल है। तो आप हर तरह की क्लास यहाँ पे एक डिफाइन करके आप उसको सेट कर सकते हैं। अभी हमने जीएसटी एंड टैक्सेशन का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन इनेबल नहीं किया है, इसके लिए आप वो क्लास यहाँ पे अभी नहीं बना पाएंगे। आप ये क्लास देख के आप पर्टिकुलर वो क्लास बना सकते हैं
ऐसा मैं आपसे कह सकता हूँ। यहाँ पे सपोज़ मैंने एक आईसीआईसीआई बैंक है कि जो भी मेरा बैंक के थ्रू सेल हो डायरेक्टली, वो मेरा ये क्लास के अंदर चला जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले जो हमने कॉन्ट्रा वाउचर में, पेमेंट वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में समझा था, सेम क्लास आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। बट यहाँ पे थोड़ा-सा उसके डिफरेंट है। यहाँ पे सबसे पहले आता है एक्सक्लूड दिस ग्रुप। मुझे कोई भी ग्रुप को एक्सक्लूड नहीं करना है। जो भी बाय डिफ़ॉल्ट लेज़र होगा वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मुझे उसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आता है कि लेज़र का नाम। तो सबसे पहले जो हमने एलोकेशन में सेट किया था वो सेम मुझे यहाँ पे सेट कर देना है। सबसे पहले मैंने लिया सेल्स अकाउंट। अगर बहुत सारे इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि सेल्स का जो एक अमाउंट है समझो ₹1000 है, उसके अंदर टैक्स इंक्लूड होता है। तो आप यहाँ पे उस क्लास को अल्टरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप हो सकता है कि टैक्स 5% हो, तो ये जो बेसिक वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे चेंज हो सकती है। जो परसेंटेज यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हो। बट अभी हम टैक्स फ्री सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली ₹100 आ गया। ओवरराइड यूजिंग आइटम एलोकेशन उसको हमने नो रखा है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सेल्स। ये मैं क्या करूँगा कि यूज़र डिफाइंड, मतलब ये हो सकता है कि किसी कस्टमर को मैंने 10,000 का सेल किया है, किसी को 5,000 का सेल किया है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एज़ यूज़र डिफाइंड वैल्यू। सपोज़ यहाँ पे अगर मैं 0 कर दूँगा, तो वो लेजर में से वो एंट्री हटा देगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक राउंडिंग ऑफ का भी लेजर सेलेक्ट कर लिया है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए एज ए टोटल अमाउंट राउंडिंग। मतलब मुझे बार बार लिखना नहीं पड़े कि 52 पैसा है, 48 पैसा है, 32 पैसा है। तो एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। अब यहाँ पे मैंने किया नॉर्मल राउंडिंग। अब नॉर्मल राउंडिंग का क्या मतलब होता है कि 50 पैसे के ऊपर जाते ही उसको ₹1 में कन्वर्ट कर देगा। डाउनवर्ड का मतलब होता है कि ₹50 के ऊपर भी होगा तो भी उसको वो ₹1 कम काउंट करेगा। और अपवार्ड में क्या होता है कि अगर वो 32 पैसा भी हो गया तो भी उसको वो ₹1 अपवार्ड ही काउंट करेगा। तो इसके लिए हमें सबसे जो इंडियन नॉर्म्स है उसके हिसाब से नॉर्मल राउंडिंग ही अपने को रखना है। और अगर यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिमूव इफ जीरो, यहाँ पे वो लेजर यहाँ से हट जाना चाहिए अगर उसमें वैल्यू नहीं है। इसको मैंने सेव किया। एक मैंने लेजर बनाया है कैश, इसमें भी मैंने यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट किया है। सेल्स मेरी 100% होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने सेल्स के लेजर को सेलेक्ट किया है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। और एक मैंने यहाँ पे राउंडिंग ऑफ सेलेक्ट किया है एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग। यहाँ पे इसको मैंने यस किया है। एक मैंने यहाँ पे ऑप्शन और बनाया है रिटेल सेल्स करके, जिसमें बाकी सब कस्टमर जो क्रेडिट पे ले जा रहे हैं वो सारी सेल्स मेरी यहाँ पे बुक होनी चाहिए। यहाँ पे भी मैंने सीधा सेल्स का लेजर, यहाँ पे सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया एज यूजर डिफाइंड। उसके बाद रिमूव इफ जीरो, इसको यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है राउंडिंग ऑफ एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग। इसको यस करके मैंने 3 क्लास यहाँ पे क्रिएट की है, आईसीआईसीआई बैंक, कैश और रिटेल सेल्स। इसको मैं जैसे ही सेव कर दूंगा आपकी सेटिंग सेव हो गई है। अब जैसे ही वाउचर क्लास में जाके आप एंट्री पास करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे F8 की प्रेस किया है, तो यहाँ पे जो भी हमने क्लास क्रिएट की थी वो सब क्लास आपकी यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे वाउचर क्लास लिया है डायरेक्टली कैश, यहाँ पे पार्टी का अकाउंट नेम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने वाउचर क्लास तो कैश सेलेक्ट की है, बट यहाँ पे अपने पास इतने सारे लेजर्स आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कैश का वाउचर क्लास मैंने क्रिएट किया पर्टिकुलर, तो मेरे यहाँ पे कैश के ही लेजर शो होने चाहिए। तो उसके लिए आपको वापस से एडवांस सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक में जाना है। यहाँ पे इंक्लूड दीज ग्रुप्स। अब मुझे क्या करना है, अगर मैंने बैंक का लेजर सेलेक्ट किया तो मुझे वहां पे बैंक अकाउंट ही शो होना चाहिए ताकि मैं एंट्री करते समय कोई मिस्टेक ना करूं। यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके बाकी सब सेटिंग एज इट इज ही रहेगी। इसको आप सेव कर देते हैं। अब मैं गया कैश वाउचर में, यहाँ पे इंक्लूड, तो यहाँ पे मुझे कैश इन हैंड के ही जो लेजर्स है वो ही वहां पे शो होने चाहिए। और रिटेल अगर सेल्स करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सन्डी डेटर्स ये लेजर ही वहां पे शो होने चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वेंडर है, सन्डी क्रेडिटर्स है, बट हमें उसे सेल भी करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे मैं उनके भी लेजर ले लेता हूँ। आपको अगर नहीं चाहिए तो आप उसको हटा सकते हैं, बट कभी कभी जरूरत पड़ती है तो मैं उस ग्रुप को भी इंक्लूड कर देता हूँ। जैसे ही मैं इनको सेव करता हूँ,
अब वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आके अकाउंटिंग वाउचर F8 जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको 3 क्लास दिखाएगी। यहाँ पे आपने जैसे ही कैश क्लास को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कैश के रिलेटेड ही आपको लेजर शो होंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे लेजर कोई भी नहीं दिखेगा। आपने जैसे ही पेटी कैश में एंट्री की या कैश में एंट्री की, आप अपनी एंट्री को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे 10,000 करके आपने क्लास में डिफाइन किया। आप पेजअप करके देख सकते हैं कि वो एंट्री मेरी ऑटोमेटिक वाउचर क्लास कैश में चली गई है। अब यहाँ पे आता है कि मैंने फंक्शन F8 किया है, यहाँ पे रिटेल सेल पे मैंने टिक किया है। जैसे मैं पार्टी के अकाउंट में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे केवल डेटर्स और क्रेडिटर्स की ही लिस्ट दिखेगी। आपको अगर चाहिए कि क्रेडिटर की भी लिस्ट नहीं दिखे, गलती से एक ही नाम के 2 वेंडर हो तो कोई अकाउंटेंट मिस्टेक ना कर दे, तो आप उस ऑप्शन को वहां से रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि दोनों लिस्ट दिखाए तो यहाँ पे आपने ई करके डेटर्स को सेलेक्ट किया, यहाँ पे 5,000 आपने सेलेक्ट किया तो राउंडिंग ऑटोमेटिक आ गया, आपने इसको सेव कर दिया है। अब यहाँ पे हमने जो वाउचर क्लास बनाई है उसको हमें देखने के लिए सबसे पहले मैंने सेल्स रजिस्टर में गया। तो उसको देखने के लिए आपने जैसे ही यहाँ पे एंट्री ओपन की, आपको यहाँ पे वाउचर क्लास शो हो जाएगा। जो हो सकता है कि आपकी बाकी सब एंट्रीज में ना हो, क्योंकि हमने वहां पे वो चीज डिफाइन नहीं की है। तो ये था कि बेसिकली अगर आपको देखना है कि उसके ऊपर ही आपको कि ये रिटेल सेल है या बैंकिंग ट्रांजेक्शन है या फिर ये कैश ट्रांजेक्शन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और हमने जो इनवॉइस का टाइटल चेंज किया था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे टैक्स इनवॉइस आ रहा था, उसकी जगह हमने इसको चेंज करके यहाँ पे इनवॉइस कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी डिक्लेरेशन है हमने यहाँ पे जुरिडिक्शन भी दे दिया है। यह सब चीज यहाँ पे अच्छी तरीके से आ गई है। इसको आप सेम सिंगल एंट्री मोड या डबल एंट्री मोड में भी आप कर सकते हैं। तो वाउचर F8 यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है और आपको इसको कंट्रोल V करके इसके फॉर्मेट को चेंज कर देना है। यहाँ पे आपने कोई भी वाउचर क्लास डिफाइन नहीं की है। ये वाउचर क्लास मेजरली वहां पे काम आती है जहां पे आपका टैक्स स्लैब अलग अलग हो, 5% हो, 12% हो, 18% हो, 28% हो। वहां पे हम यहाँ पे डिफाइन करके वाउचर क्लास को डिफाइन करके उसके अकॉर्डिंग उसकी टैक्सेशन की वैल्यू भी हम सेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमने क्लास बनाई है वो केवल एक अपने रेफरेंस के लिए ही बनाई है। तो उसका ज्यादा इफेक्ट अगर आपको लाना है तो उसके लिए आपको टैक्सेशन के ऑप्शन को यस करना होगा, और जहाँ पे टैक्स रेट अलग अलग है वहां पे इस क्लास को आप यूज करके अपने बिल को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। ये तो था कि सेल्स का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जिसमें हमने सेल्स वाउचर, इसमें हम कौन कौन सी एंट्री कर सकते हैं, इसमें हम कितनी तरह की क्लास डिफाइन कर सकते हैं, इसमें हम नरेशन, बिल की सेटिंग, जुरिडिक्शन और डिक्लेरेशन की सेटिंग सब हमने इसमें समझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।